सर ह्यूमन हार्ट पढ़ा दिए थे। बस वहीं तक ना। चलिए स्टार्ट यस करते हैं। सर। नेक्स्ट हम लोगों ने याद करिए, हम लोगों ने दो तरह के सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट किया था। एक जो था वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था, दूसरा जो था वो लिम्फेटिक सिस्टम था। तो सेकंड जो है हमारा दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो भाई लिम्फेटिक सिस्टम एक वैसा सिस्टम है, सबसे पहले ये एक सपोर्टिंग सिस्टम है, हम लोग ने पढ़ लिया। एंड ये फिगर हम लोगों ने देखा था कि भाई लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, तो टिश्यू साइड से। लिम्फ कैपिलरीज से क्या होते हैं, जो एक्सेस फ्लूइड आ गए होते हैं टिश्यू साइड पे, वो वापस ड्रेन होके कहाँ जा रहे हैं, मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में। यही चीज लिम्फेटिक सिस्टम करता है। तो हम कह सकते हैं कि it consists of lymph capillaries, lymph capillaries, lymph capillaries के साथ साथ हम कह सकते हैं lymph vessels, lymph vessels, lymph nodes and the fluid lymph, the fluid lymph। lymph की बात कर रहे हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई लिम्फेटिक सिस्टम वैसा सिस्टम है, अगर मैं फंक्शन की बात करूं, फंक्शन, तो पहला फंक्शन हम कह सकते हैं कि ड्रेन्स इट ड्रेन्स द एक्सेस फ्लूइड which comes at tissue site from capillaries again into main vein। ये पहला फंक्शन है। ये पहला फंक्शन है। हो गया। देखिए इसके बाद से अगर मैं इसके सेकंड फंक्शन की बात करूं, सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट। अरे एक सेकंड, पिछला वाला स्लाइड दिखाई ना। एक मिनट, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट, फैट का भी ट्रांसपोर्टेशन इसी लिम्फेटिक सिस्टम से होता है।
हो गया। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या फ्लो कर रहा है, लिम्फेटिक्स, हम कह सकते हैं लिम्फोसाइट्स भी फ्लो कर रहे हैं, बैक्टीरिया भी फ्लो कर रहा है, तो इट एक्चुअली प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रोवाइड immunity as it contains large amount of large amount of large amount of lymphocytes lymphocytes which secrete antibodies and also phagocytose, मतलब सीधे जाके क्या होता है, पैथोजन को निगल जाएगा, phagocytose the pathogens, the pathogens, लिखिए तो। रिया बता देंगे फिर से फंक्शन वाला वाला, लिखिए यहाँ तक। हो गया। देखिए पहला फंक्शन क्या कह रहा है, पहला फंक्शन कह रहा है कि जो जो याद करिए हम लोगों ने कैपिलरीज ऐसा बनाया था, तो जैसे कैपिलरीज पतला होता है, यहाँ से जो अनवांटेड जैसे ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट है, न चाहते हुए भी दीवार क्योंकि पतला है तो बाहर आ जाता है, तो उसको वापस डालना पड़ेगा ना, नहीं तो ब्लड जो है धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा, एंड टिश्यू साइट जो है, टिश्यू साइट जो है वो एक तरीके से मोटा होता जाएगा। अपेंडिक्स भी एक तरह का लिम्फ नोड है, तो वो बैक्टीरिया को ट्रैप करके मरने में हेल्प करता है। तो ये हमारा यहीं तक था सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड यहीं तक हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया। अब हमें हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ना है जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हो गया। चलिए देखिए लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हेडिंग डाल दीजिएगा प्रोसेस को एक्सक्रीशन। लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की हम बात करें तो सिंपल रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी लिख सकते हैं।
periodically हाँ साहिल, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। देखिए, एक्सक्रीशन हम कह रहे हैं कि पीरियोडिकली रिमूवल हो रहा है। पीरियोडिकली इसलिए बोले क्योंकि एक इंटरवल के बाद ये होता ही है। ये अगेन हमको दो टॉपिक्स के बीच में पढ़ना है। एक है प्लांट्स में एक्सक्रीशन हमको पढ़ना है, दूसरा है एनिमल्स में एक्सक्रीशन पढ़ना है। एक प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन पढ़ना है, दूसरा हमको एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम देंगे वो देंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं पाया जाता है, बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन होता है। नो excretory organ is present each and every part of it removes the waste from its surface. अब देखो, इसमें जनरली जैसे एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या क्या हो जाएगा। आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन हो गया जो कि निकलता है, लेकिन मोस्टली नहीं निकलता क्योंकि इट इज यूटिलाइज्ड इन द रेस्पिरेशन। लेकिन हाँ, एक्सेस जो रहता है वो निकल जाता है। फिर हम कह सकते हैं आपके जो रेजिन्स हो गए, टैनिन्स, गम्स हो गए, ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। एल्कलॉइड्स हो गए, ये सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस है यूरिक, हम कह सकते हैं कुछ एसिडिक होते हैं, जैसे कि आपके कुछ एसिड्स का फॉर्मेशन होता है क्रिस्टलाइन स्टेट में, तो वो जाके एक ऐसे ऑर्गन में जमा हो जाता है जहाँ जो जो नॉर्मली क्या है, प्लांट से अपने आप थोड़े दिन के बाद डिटैच हो जाएगा। वो कौन सा ऑर्गन होता है? तो भाई फ्रूट होता है, ठीक है, लीव्स होते हैं। तो लीव्स में, फ्रूट में वो जाके डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद क्या है, ऑटोमेटिकली वो शेड कर जाएगा। तो उसमें डिपॉजिट हो गया कि वैसे ही रिमूव हो जाएगा बॉडी से। तो उन स्ट्रक्चर को, उन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हम एक्चुअली कहते हैं रेफाइट्स। ठीक है, रेफाइट्स कहते हैं उनको, हम लोग रेफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो रेफाइट्स क्या है? तो वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सॉरी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, जो कि प्लांट के उस पार्ट में जाके स्टोर होते हैं जो थोड़े समय के बाद ऑटोमेटिकली प्लांट से डिटैच हो जाएगा, जैसे कि फ्रूट्स हो गए। तो फ्रूट्स में क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस पाए जाते हैं रेफाइट्स के रूप में। हो गया? चलिए, क्या हुआ? तो अगर हम एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट में क्या क्या आ जाएंगे? सबसे पहला आ जाएगा CO2 रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं और क्या आ जाएंगे? टैनिन्स, लैटेक्स, रबर, गम्स, रेजिन्स, एक्सेट्रा।
ठीक है, ये सारे सब्सटेंसेस जो है इनमें ये एक्चुअली कहाँ एक्सक्रीट आउट होते हैं? एक्सक्रीटेड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। फिर क्या है भाई, फिर हम कह सकते हैं some crystalline substances, crystalline substances such as crystals of calcium oxalate, calcium oxalate are stored in those organs, in those organs which are to be, which are to be detached from the body from the body in near future, in near future. Such organs are leaves, fruits, etc. एंड इसके बाद से यहीं जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, एंड these crystalline structures are called as raphides, are called as raphides. इनको हम लोग रेफाइड्स के नाम से जानते हैं। टैनिन्स है, लैटेक्स है, प्रीवियस स्लाइड 5 सेकंड के लिए लिख लीजिए, 5 सेकंड, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। ये प्लांट्स है, प्लांट्स। लिखिए तो रबड़ के बाद गम्स है, गम्स, GUMS, गम्स, रेजिन्स एक्सेट्रा एक्सक्रीटेड ऑन द सरफेस। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में इतना ही पढ़ना है हमको। अब पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स।
आर है, आर, ARA। राइटिंग मेरा खराब हो गया, आर लिखे। नीचे वाला इन है ये, ठीक है, ये इन है, इन नियर फ्यूचर। ये दीज है, crystalline structures are called as graphites। सॉरी, चलिए, हो गया सबका। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है ये है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो इसमें देखो ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है हमको, मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ही को पढ़ना है, लेकिन नाम जानना है कि वेरियस, जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन को देखा था ना, उसी तरह एक तरफ हम एनिमल्स लिख लेंगे,
दूसरी ओर एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिख लेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नाम है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सबसे पहला है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए क्या था, लाइक अमीबा हो गया, अमीबा, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका क्या हो गया, बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया, बॉडी सरफेस हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, हम बात कर रहे हैं इसके बाद से नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमें पढ़ना रहता है वो है फ्लैट वर्म्स, फ्लैट वर्म्स। अपने फ्लैट वर्म्स की हम बात करें तो इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लेम सेल्स कहते हैं, फ्लेम सेल्स, या इन्हीं को प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। नाम याद रखिएगा आपने, क्योंकि डाइवर्सिटी चैप्टर नहीं पढ़ा है लास्ट ईयर, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होगा, फ्लैट वर्म्स वगैरह। फिर नेक्स्ट है ऑर्गन आपका अर्थवर्म, अर्थवर्म। अर्थवर्म में नेफ्रीडिया करके ट्यूब्यूलर ऑर्गन होता है जो कि बॉडी के सरफेस पे निकलता है, नेफ्रीडिया, लिखिए तो इसको, देखो खाली नाम याद रखना और ज्यादा नहीं। नहीं, स्यूडोपोडिया शिखर नहीं लिख सकते क्योंकि यूनिसेलुलर में खाली अमीबा तो है नहीं, पैरामेशियम भी है। हो गया। नेक्स्ट उसी तरह ऑर्गन, ऑर्गन सॉरी एनिमल जो है हमारा वो है कॉकरोच। कॉकरोच में वहां पे तो कोई हम कह सकते ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, कोई वैसा सर्कुलेटरी ऑर्गन भी नहीं होता है। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हम बात करें कॉकरोच में तो ट्रैकिया था, याद करिए। एंड यहाँ पे क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम लोग मालपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। एंड लास्टली हमको पढ़ना है ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसको हम लोग किडनी कहते हैं, किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज। तो यही हमको पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। फ्लैटवर्म, अमीबा की बात, फ्लैटवर्म क्या है, फ्लैटवर्म मिस्टी जो दोनों तरफ से चिपटा रहता है, जैसे टेपवर्म एग्जांपल हो गया फ्लैटवर्म का, टेप जैसा दिखता है एकदम चपटा। नेक्स्ट टॉपिक दे दीजिएगा ह्यूमन सर्कुलेट सॉरी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें क्या क्या चीजें हैं, अ पेयर ऑफ किडनीज है, अ पेयर ऑफ किडनीज,
a pair of ureters, a pair of ureters। फिर हम कह सकते हैं और क्या चीजें रहती हैं भाई, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर। एंड लास्टली जो होता है वो होता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं, जो कॉमन ओपनिंग है या फिर जहां से यूरिन जो है वो पास होता है। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ सिंपल सा। दो बीन शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये राइट किडनी है, राइट किडनी। देखो ये हम पीछे से देख रहे हैं इसलिए, आगे से देखते हार्ट वाला चीज होता तो ये क्या होता है, इस साइड होता है राइट वाला। ये क्या हो गया, लेफ्ट किडनी। राइट किडनी थोड़ा सा लोअर होता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी, नीचे हल्का सा रहता है क्योंकि यहाँ पे लीवर राइट साइड में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से। इससे हम कह सकते हैं दो थिन ट्यूब्स निकले होते हैं, एक ब्लैडर को ज्वाइन करता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये ट्यूब क्या हो गया, यूरेटर हो गया। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ये जो ट्यूब है इसको यूरेथ्रा कहते हैं। एंड ये जो ओपन होता है इसको यूरेथ्रल मीटर्स कहते हैं, यूरेथ्रल मीटर्स, ओपनिंग को मीटर्स। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये किडनी के लिए वर्ड रीनल यूज करते हैं, रीनल वेन इससे निकलता है दोनों से ऐसे। एंड ये वाला क्या हो गया, रीनल आर्टरी हो गया जो कि इसके अंदर जाता है। ये रीनल आर्टरी हो गया
रीनल आर्टरी, ये क्या हो गया, रीनल वेन हो गया, रीनल वेन, रीनल वेन, ठीक है। एक रीनल आर्टरी हो गया, एक रीनल वेन हो गया। हाँ हार्ट में उल्टा होता है, नहीं तो ये है फिगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको बनाइए तो 5 मिनट रुकिएगा प्लीज, अर्जेंट है।
चलिए, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा अर्जेंट था। हाँ, देखिए यहाँ तक हो गया हम लोगों का। इसके बाद से हेडिंग डाल दीजिएगा, ये ओवरऑल देखो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है इसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है भाई, ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो है ये 10 मिलियंस के आसपास होते हैं। सॉरी, 10 मिलियन कह रहे हैं, 1 मिलियन के आसपास अप्रॉक्स होता है। 1 मिलियन 10 lakhs के अप्रॉक्स होता है पर किडनी, पर किडनी। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम लोग कह रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि पूरा का पूरा किडनी जो है वो इसी चीज से बना होता है। एंड इसमें कैसा स्ट्रक्चर रहता है तो उसके बारे में हमें देखना है। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट तो यही हो गया। एंड अब हमको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हो गया, ये लिख लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हो गया। चलिए इसको मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फिगर बनाना है। देखो क्या होता है कि जैसे ही हम कह सकते हैं कि आर्टरी एंटर होता है, वो बहुत सारे
थिन आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाता है। एंड आर्टेरियोल्स जो है वो हम कह सकते हैं एक कैप्सूल लाइक, एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है।
बनाइए तो। बना लीजिए, बता रहे। बनाइए तो, बना दो। देखिए, इसके फंक्शन को मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे ये फंक्शन रहता है या कैसे ये फंक्शन करता है। डायग्राम सबका बन गया? सारे लोगों ने डायग्राम बना लिया? बता रहे इसको। बिल्कुल, एक किडनी खराब होता है तो दूसरा वाला बड़ा हो जाता है, उसमें नेफ्रॉन का नंबर बढ़ जाता है एंड वो वैसे ही काम करता है। लेकिन हाँ, समझो एक पे जब ज्यादा लोड पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल्दी ही आदमी वो भी डैमेज हो जाएगा। देखो करता क्या है, देखो वर्ड है हमारे पास एफरेंट। वर्ड ना क्या करता है, एफरेंट जो है वो ले जाने के काम आता है, ठीक है।
एफरेंट जो है वो ले जाने के काम आता है, मतलब कि जो टुवर्ड्स समथिंग ले जा रहा है ना, एक सेंटर है टुवर्ड्स, जैसे एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं, जो कि हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि वैसा न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टुवर्ड्स ले रहा है उसको हम लोग एफरेंट न्यूरॉन कह रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, इस मेन स्ट्रक्चर की तरफ ले जा रहा है, इसलिए एफरेंट आर्टेरियोल। ये आर्टेरियोल में प्रेशर ज़्यादा होता है एंड ये एक टफ्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड होता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, क्षमता है, नीचे आता है फिल्ट्रेट। ठीक है, ब्लड मोस्टली ब्लड सेल्स यहीं रह जाते हैं, बहुत सारा प्लाज्मा का पार्ट नीचे आ जाता है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे यूरिया भी प्रेजेंट होता है, जैसे यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, जैसे हम कह सकते हैं कुछ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, सोडियम प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं ग्लूकोज भी आ जाता है, साइज छोटा होता है, कुछ एमिनो एसिड भी आ जाते हैं, वो भी नीचे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बोमेंस कैप्सूल में नीचे फिल्टर होके आ जाता है, जो बच जाता है वो इसी में रह जाता है, नीचे फिल्ट्रेट आ जाता है। अब देखो, जो भी चीजें हैं वो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि भाई जरूरी है ना, मतलब कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जरूरी चीज है वो भी फिल्ट्रेट करके आ गया, जो कि बॉडी रिमूव नहीं करवाना चाहता है, बॉडी रखना चाहता है। जैसे कि ग्लूकोज नीचे चला गया तो ग्लूकोज तो ही ना जाने देगा, तो वापस उसको सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करना होगा चीजों को, सॉल्ट्स को। तो ये जो ज्वाइन करता है, तो ये देखो वेन्स नहीं बनाता है, ये इफरेंट आर्टेरियोल बनाता है, इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, आर्टेरियोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, दोनों का वॉल थिक होता है, सारी चीजें एक ही जैसे होती है। एंड ये जो है इसी हम ट्यूब के ऊपर क्या होता है, लूप आउट करता है, कि ताकि जगह जगह पे कांटेक्ट करेगा, एंड कांटेक्ट करेगा तो क्या बनेगा कि वहीं पे एक्सचेंज भी पॉसिबल है, जहां कांटेक्ट होगा वहीं पे क्या है, एक्सचेंज भी पॉसिबल हो पाता है, ट्यूबुलर हम कह सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन होता है। एंड जो फिल्ट्रेट यहाँ आता है, अब देखो इसके बाद का जो पार्ट है वो प्रोक्सिमल आगे वाले पार्ट को कहते हैं, इसको पीसीटीबी कहते हैं, बाद वाले पार्ट को डीसीटीबी कहते हैं। बीच में एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको लूप ऑफ हेनली या हेनलीज लूप भी कहते हैं। ये सारा फिल्ट्रेट यहाँ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, एंड कलेक्टिंग डक्ट जमा होता है, यूरेटर से बाहर चला जाता है। अब देखो ये आगे मूव करता है तो ये पूरे किडनी में भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए होगा, तो फिर ये डिवाइड होता है किसमें, कैपिलरीज में पूरे। और फिर जब यूनाइट होता है, नेफ्रॉन में वेन नहीं बनता है, नेफ्रॉन में आर्टेरियोल ही रहता है। उसके बाद क्या है, कैपिलरीज में डिवाइड करके यूनाइट करके रीनल वेन के रूप में बाहर निकल आता है। मतलब जब वो आर्टेरियोल में डिवाइडेड है तब तक वो नेफ्रॉन के अंदर है। ठीक है, एंड नेफ्रॉन में वेन्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, फिर वो कैपिलरीज में आर्टेरियोल डिवाइड करता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है सारे किडनी के हर सेल्स तक। ठीक है, हाँ ये किडनी के अंदर होता है सारा नेफ्रॉन, ये सारे स्ट्रक्चर किडनी के अंदर ही होते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब देखो नॉर्मली यहाँ से क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है, यहाँ आ जाता है, यहाँ से क्या होता है, यूरिन जा रहा है। अब देखो हम कह रहे हैं कि कभी कभी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हम कर नहीं पाते हैं वापस, तो ग्लूकोज जो है यूरिन में पाया जाने लगता है, तो उस केस को हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, जिसमें कि यूरिन जो है यूरिन में ग्लूकोज पाया जा रहा है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ डायबिटीज विच इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। नॉर्मल डायबिटीज पेनक्रियाज का डिफेक्ट होता है, जहाँ इंसुलिन कम निकलता है, जिसको हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। दूसरा डायबिटीज होता है किडनी में डिफेक्ट होने का, इंसुलिन से मतलब नहीं है, किडनी में डिफेक्ट है, ग्लूकोज वापस रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो ग्लूकोज क्या होता है, निकलना स्टार्ट हो जाता है बॉडी से। ये भी एक तरह का हम कह रहे हैं डायबिटीज ही इसको कहा जाता है, जिसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं हम लोग। एंड इट इज कॉमनली आइडेंटिफाइड, अगर आपके बाथरूम में चींटी लगने लगे, इसका मतलब किसी ना किसी के यूरिन में जो है वो ग्लूकोज आ रहा है। हो गया, तो चलिए रहने देते हम लोग इतना ही। इस पे एक पूरा वर्किंग हम लोगों को नेफ्रॉन का देखना है, एंड नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक हमारा फिनिश भी हो जाएगा, एंड नेक्स्ट चैप्टर मोस्टली हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस पे, जो अब तक एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जो सारे क्वेश्चंस
उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा, इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा हम लोगों का। नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। Yes, Ria, it is over now.